चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाला आईपीएल 2026 का मैच नंबर 53 जो कि एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर 5 मुकाबले इस सीजन के अंदर खेले जा चुके हैं, जिसको आगे चल करके हम समझेंगे पिच रिपोर्ट के अंदर और उसकी बेसिस पर कौन से बॉलर और कौन से बैटर्स यहां पर बेस्ट रहेंगे जो कि हमारी टीम में आएंगे। और उसमें से दोनों टीमों की तरफ से कुछ ऐसे कमाल के डिफरेंशियल ऑप्शंस भी हैं जिनको लोग टोटल इग्नोर करने वाले हैं, चूंकि लोग ज्यादातर परफॉर्मेंस के ही बेसिस पर अपनी टीम बनाते हैं। तो उसको हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे डिटेल में, शुरू से अंत तक इसको पूरा जरूर देखिएगा और उसकी बेसिस पर आप बहुत ही अपनी शानदार एक कॉम्बिनेशन वाली 11 प्लेयर्स की एक जबरदस्त टीम बना पाएंगे। और ये मैच जो यहाँ पर खेला जाएगा होगा 10 मई को 3:30 बजे से शाम को, जो कि एक दिन का टी20 मैच या बेसिकली डे नाइट टी20 मैच यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ओस के तो चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और जैसे ही 3:30 बजे वाले मैचेस की बात होती है, वैसे ही सेकंड इनिंग के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि ओस के चांसेस खत्म हो जाते हैं, टेम्परेचर ड्रॉप का जो फर्क पड़ता है वो असर काफी हद तक कम हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी टीम पहले बैटिंग करना ही प्रेफर करेगी, जबकि दोनों टीमें यहाँ तक आते आते 10-10 मुकाबले खेल चुकी है। चेन्नई की टीम ने उन 10 में से 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि लखनऊ की टीम ने 10 में से केवल 3 मुकाबले जीते हैं और बॉटम ऑफ द टेबल पर यह टीम है। जबकि लखनऊ की टीम में पिछला मैच जीत करके आई है और वो भी आरसीबी को हरा करके। जबकि चेन्नई की बात करें तो अपने पिछले दोनों मुकाबले ये टीम वन साइडेड जीती है 8-8 विकेट से। तो क्या मोमेंटम यहां पर रहेगा, लेकिन उसमें अगर हम बात करें दोनों टीमों की कंसिस्टेंसी का, उससे हमको काफी हद तक पता चल पाएगा कि कौन सी टीम फेवरेट होगी। तो वो हम आगे चल करके देखेंगे। बाकी ओवरऑल जो इनका पोजीशन रहा है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर वो तो हम समझ ही चुके हैं, लेकिन जो 5 मुकाबले इस मैदान पर खेले जा चुके हैं उसमें एक चीज हमने जो कॉमन देखी है कि पिचेस यहाँ पर जो मिलती है एक तो मिक्स सॉइल की होती है। और मिक्स सॉइल का कहने का मतलब कि जो लाल मिट्टी का कंटेंट अब यहाँ पर चेन्नई की पिचेस पर देखने को मिलता है वो 60 से 70% का होता है, जबकि काली मिट्टी का कंटेंट जो होगा वो 30 से 40% का ही होगा। तो लाल मिट्टी का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से पेस और बाउंस पूरे मैच में बना रहेगा, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है 9वें 10वें ओवर के बाद जो काली मिट्टी का अपना कंटेंट इस पिच के अंदर है वो भी असर दिखाना शुरू करता है। और जो मिडिल ओवर्स होते हैं यानी कि 9वें से लेकर के 13वां 14वां ओवर, वहां पर रन बनाने वैसे भी बहुत मुश्किल होते हैं, चूंकि फील्ड फैली हुई होती है और चूंकि बल्ले पर गेंद फंस करके आती है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर विकेटें काफी गिरती हैं। और डेथ ओवर्स में भी पहली इनिंग में उतने रन बन नहीं पाते, लेकिन सेकंड इनिंग में अगर यही रात का मैच होता आज वाला तब तो रन बनाने आसान हो जाते। लेकिन अब चूंकि ये दिन का मैच है तो वो चीज जो मिडिल ओवर्स में कंटिन्यू हुई थी वो आपको डेथ ओवर्स में भी कंटिन्यू होती दिखाई पड़ेगी। लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर भले ही ये डे नाइट टी20 मैच हो, ओस ना आए, लेकिन टेम्परेचर तो ड्रॉप करेगा ही करेगा। और इसी वजह से इस पिच के ऊपर सेकंड इनिंग में बैटिंग करना हमेशा से फेवरेबल होता है। हालांकि काफी बैलेंस नेचर अभी तक हमको देखने को मिला है यहाँ की पिच का। पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमों ने भी इन 5 मुकाबलों में से 3 बार मैचेस जीते हैं, 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने भी जीते हैं। और ओवरऑल पिछले 12 मुकाबलों में अगर आप चले जाएं तो वहां पर भी आंकड़ा 6-6 का बनता है, जहां पर स्पिन गेंदबाजों को 43 विकेटें मिली है, पहली इनिंग में केवल 15, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर 28। और ये असर आज देखने को मिलेगा। सेकंड इनिंग के अंदर स्पिनर्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और बाकी तेज गेंदबाजों को जो 75 विकेटें मिली हैं, 43 विकेटें पहली इनिंग में, 32 विकेटें सेकंड इनिंग में। और वो उसी वजह से होता है कि पहली इनिंग में ज्यादा विकेटें मिली, क्योंकि जो आपको मैंने मिडिल ओवर्स के दौरान और खास करके डेथ ओवर्स के दौरान बल्लेबाज चूंकि शॉट्स खेलने जाते हैं तो वहां पर चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। तो वहीं पर तेज गेंदबाजों को ज्यादातर विकेटें मिलती हैं और स्पिनर्स को वेयर एंड टेयर जो क्रिएट होता है उसकी वजह से भी, और 5 मैचेस ऑलरेडी खेले जा चुके हैं तो उसकी वजह से भी सेकंड इनिंग में हेल्प यहां पर मिलेगी। स्कोरिंग पैटर्न आपके सामने है ही, जो कि आप देख सकते हैं। पहले मैच में 209 का स्कोर चेंज हो गया था, दूसरे वाले मैच में 212 का स्कोर डिफेंड हुआ था दिल्ली के खिलाफ, जबकि तीसरे वाले मैच में 192 का स्कोर डिफेंड किया था चेन्नई ने ही केकेआर के खिलाफ। और वहीं पर जो चौथा मैच खेला गया वहां पर चेन्नई ने 158 का स्कोर कंसीड कर दिया और गुजरात की टीम उसको चेज कर गई, 8 विकेट से मैच को जीत गई। और फिर यहां पर मुंबई की टीम को 159 के स्कोर पर रोक करके चेन्नई ने उस मैच को जीता 8 विकेट के बड़े अंतर से। और इन 5 मुकाबलों में अगर आप देखें तो केवल एक मैच ये जो चेन्नई और गुजरात का था वही ये डे नाइट टी20 मैच था जो 3:30 बजे से स्टार्ट हुआ था। और कुछ इसी तरीके की कंडीशंस मुझे आज भी बनती हुई देखने को मिल रही हैं। बाकी एक और चीज जो हमको देखना पड़ेगा वो ये कि आज के इस मैच में जब टॉस का अपडेट आ जाएगा और जब ये अपडेट आएगा कि जो पिच मिली है आज के इस मैच के लिए उस पर ऑलरेडी कितने मैचेस हो चुके हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो अगर वो फ्रेश पिच है तो उस पर घास की मात्रा कितनी है पिच के ऊपर, क्या वो हरी है या पूरी तरह से डेड ग्रास है। तो ये सारे अपडेट्स जो पिच के बारे में होंगे वो पूरी तरह से आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद कंप्लीट अपडेट यहाँ पर देने वाला हूँ। और उसी की बेसिस पर मेरी अपनी जो फाइनल कॉम्बिनेशन बनेगी फ्री टू प्ले फैंटेसी के लिए वो भी आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर देने वाला हूँ। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है लिंक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, तो उन लिंक्स को क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए बात करें सबसे पहले विजिटिंग टीम लखनऊ की, तो इनका जो 12 प्लेयरों का अपना प्रोबेबल लाइनअप बन सकता है आज के इस मैच में, जो कि पिछले मैच में भी था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो कि 12 प्लेयर इस वजह से, जो कि आपको पता है एक प्लेयर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर सब्स्टिट्यूट होता है, और पिछले मैच में वो प्लेयर थे हिम्मत सिंह और साथ ही साथ मयंक यादव एक दूसरे के यहाँ पर रिप्लेस हुए थे।
हालांकि मयंक यादव बिल्कुल इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए थे और 4 ओवर में इन्होंने 50 से ज़्यादा रन भी दिए थे, विकेट एक भी नहीं ले पाए थे। तो हो सकता है मयंक यादव की जगह पर या तो आज कोई स्पिनर खेले या तो इनके पास जो बाकी बेंच पर ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें से किसी एक को ट्राई करें, जिसमें निश्चित तौर पर इनके पास अवेश खान का जो ऑप्शन है वो तो पिछला मैच, हालांकि अगर बात करें तो इनके पास जो बाकी और भी ऑप्शन है उसमें से मणिमारन सिद्धार्थ एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकते हैं जो कि आज के इस मैच में खेल जाएं। चूंकि पिछले मैच में इनको नहीं खिलाया, लेकिन उसके पहले वाले लगातार 2 मैचेस में लगातार 2-2 विकेट लेकर के आए थे। हालांकि चूंकि शहबाज अहमद को भी पिछले मैच में खेलते देखा गया, उन्होंने भी 2 विकेट लिए, तो चांसेस थोड़े से दोनों में से किसी एक के ही बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि अवेश खान खेलेंगे या खेलेंगे कोई एक स्पिनर एक्स्ट्रा, खास करके मयंक यादव की जगह पर, या मयंक यादव ही कंटिन्यू करेंगे, वो तो टॉस के बाद पता चलेगा। बाकी जो पिछले मैच की बॉलिंग हुई थी, टोटल 5 बॉलरों ने कुल 4-4 ओवर किए थे, जिसमें दिग्विजय सिंह पहले 3 ओवर में तो जम के पिटाई हुई थी, फिर आखिरी ओवर में आकर के इन्होंने मैच को जिताया था। क्योंकि वो आरसीबी के खिलाफ जो मैच था ना, बारिश से प्रभावित था काफी हद तक, उसमें डकवर्थ लुईस नियम भी इन्वॉल्व हो गया था और 19 ओवर की ही इनिंग थी वहां पर आरसीबी की, तो वो आखिरी ओवर दिग्विजय सिंह ने ही किया था जहां पर 20 रन को डिफेंड करना था, इन्होंने शायद 10 ही रन दिए थे। और किस किस ओवर में बाकी कौन सा बॉलर बॉलिंग करता दिखाई पड़ा था, जिसमें आपको यह भी पता चलेगा कि मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव आपको पावर प्ले के 2-2 ओवर और डेथ के 2-2 ओवर कम से कम करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें शहबाज अहमद, मयंक यादव और दिग्विजय सिंह में से कौन खेलेगा उस पर चीजें डिपेंड करेंगी। जो तेज गेंदबाज खेलेगा वो तो डेथ में जरूर बॉलिंग करेगा, पावर प्ले में भी एक आध ओवर कर देगा, बाकी जैसी पिच होगी उस तरह से डिसीजन टीमें लेंगी। बाकी करियर के भी आंकड़े अगर आप देखना चाहें लखनऊ के प्लेयर्स का, तो वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए और इसको देख लीजिए, जो कि आईपीएल के पहले के रिकॉर्ड्स हैं। बाकी आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देखना चाहें तो वो आपके सामने हो। जैसा मैंने आपको बताया कि 10 मुकाबले में से 3 ही मुकाबले अभी तक लखनऊ की टीम जीत पाई है, और उसमें से पिछले वाले मैच में आरसीबी को अपने होम ग्राउंड में यानी कि लखनऊ में इन्होंने हराया, और उसमें जो परफॉर्मेंसेस टोटल निकल करके अभी तक आई हैं वो आपके सामने, जहां पर मिचेल मार्श ने पिछले मैच में सेंचुरी लगाई, और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। हालांकि स्ट्राइक रेट का इनका इशू था, लेकिन जो कि पिछले मैच में इन्होंने खत्म कर दिया, तगड़ी बैटिंग करी। और उसके बाद आए अरसिन कुलकर्णी, जिनको पिछले मैच में पहली बार मौका मिला, बहुत ही ज्यादा नर्वस दिखाई पड़े, बल्ले से रन इनसे बिल्कुल नहीं निकल रहे थे, लास्ट में आउट हो गए। और उसके अलावा अब पिछले 2 मैच से आपने साफ देखा है कि निकोलस पूरन भी फॉर्म में आ चुके हैं, और पिछले मैच पर ऋषभ पंत ने भी काफी ताबड़तोड़ 10 गेंद पर 32 नाबाद की पारी खेल करके अपनी टीम को 200 प्लस के उस स्कोर तक पहुंचाया जिसको ये टीम डिफेंड कर पाई, और 9 रन से ही केवल जीती। बाकी मार्करम, अब इनका बैटिंग ऑर्डर चूंकि नीचे हो चुका है, तो वो इंपैक्ट शायद इनसे आपको देखने को ना मिले। खास करके टॉप 4 में से 3 बैटर्स तो फॉर्म में हैं ही, अगर आप उन तीनों को लेकर के जा रहे हैं तो मार्करम की उतनी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। लेकिन इन टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स में से, जिसमें अरसिन कुलकर्णी को मैं ऐड नहीं कर रहा, अगर आप किसी को ड्रॉप करते हैं, या ऋषभ पंत को, या निकोलस पूरन को, या मिचेल मार्श को, तो वो ऑप्शन कौन हो सकता है वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप किसी को ड्रॉप करते हैं तब जाकर के मार्करम को आप जरूर पिक कर लीजिएगा। बाकी अक्षत रघुवंशी हो गए, हिम्मत सिंह हो गए, वो उतने यूटिलिटी प्लेयर है नहीं। हिम्मत सिंह की तो बैटिंग पिछले मैच में आई भी नहीं थी, और उसके पहले वाले मैच में जब खेले थे तो 40 नाबाद की पारी खेली थी। बाकी शहबाज अहमद ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, 2 विकेट लेकर के गए थे। और अब जैसी पिचेस हो चुके हैं इन मैदानों पर, चाहे वो किसी भी आईपीएल के मैदान की बात कर लें, स्पिनर्स के लिए वहां पर निश्चित तौर पर अब ग्रिप निकल करके आ रही है। और खास करके दिन का मैच हो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर कोई बॉलिंग कर रहा हो, और सामने की टीम में राइट हैंडर्स की भरमार हो, तब तो इनकी यूटिलिटी और भी बेहतर हो जाती है। बाकी इस मैदान पर खास करके जहां पर स्पिनर्स वैसे भी डोमिनेट करते हैं सेकंड इनिंग में, वहां पर भी इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी दिग्विजय सिंह, पूरे टूर्नामेंट के अंदर इनसे बॉलिंग बिल्कुल नहीं हुई है, जम के रन इनके ऊपर गए हैं। बाकी लाइन और लेंथ का तो बिल्कुल अता पता रहता नहीं। बाकी मोहम्मद शमी ने जरूर अच्छी बॉलिंग करी है, लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी की बात करें तो वो उतनी बेहतर दिखाई नहीं पड़ी है इस सीजन में। लेकिन उसी में प्रिंस यादव ने पिछले वाले मैच में जबरदस्त तरीके की बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें निकाली। और बाकी मयंक यादव का आपको मैं कहानी बता चुका हूं कि बहुत महंगे साबित हुए, बिल्कुल पिछले मैच में नहीं चले। अब देखना पड़ेगा कि बेंच पर से कौन खेलता है। एक तो ऑप्शन मोहसिन खान का है, दूसरा ऑप्शन अवेश खान का है, तीसरा ऑप्शन मणिमारन सिद्धार्थ का है। इन तीनों में से या अगर कोई चौथा प्लेयर भी खेल गया, कोई भी बॉलर हो, उसका क्या कंडीशन होगा वो तो करियर के आंकड़े पीछे देख ही पा रहे हैं। इनका रिसेंट फॉर्म तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं। अगर मोहसिन खान खेल जाते तो मोहसिन खान तो बेस्ट ऑप्शन है वैसे भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर, वरना जो भी खेले अवेश खान या मणिमारन सिद्धार्थ, कोई तेज गेंदबाजी मेरी जगह पर हो सकता है। अवेश खान यहाँ पर मयंक यादव की जगह पर खेले तो वो तो हमको टॉस की बात पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये 5 बेस्ट ऑप्शन है जिनको सीधे अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको और भी ध्यान में रखना है कि शहबाज अहमद अगर खेलेंगे तो उनके अलावा कितने और बॉलर खेल रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। कि हो सकता है कि कोई छठा बॉलर भी टीम खिला ले, तब शहबाज अहमद की वो यूटिलिटी नहीं रहेगी। ये चीज आपको काफी ध्यान से देख करके समझना पड़ेगा कि कैसे टीमों में आपको अपने प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, और वो निश्चित तौर पर आपको टॉस के बाद मैं बता ही दूंगा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। फिलहाल आगे बढ़ें और हेड टू हेड के नंबर्स की बात करें तो जब ये लखनऊ के प्लेयर चेन्नई के खिलाफ खेलते हैं तो उसमें मिचेल मार्श के आंकड़े अगर आप देखें तो बहुत ही खराब है। वो भी 7 मैचेस में केवल 110 रन 15 का ही एवरेज है। चाहे पहली इनिंग की बात करें चाहे सेकंड इनिंग की, कभी भी चेन्नई के खिलाफ ये चले नहीं है। और अभी फिलहाल जो चेन्नई
की बॉलिंग है अपने खास करके इस होम ग्राउंड पर वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो चुकी है। बाकी उसमें अर्शन कुलकर्णी तो अभी तक खेले नहीं, लेकिन निकोलस पुरन और ऋषभ पंत के आंकड़े अगर आप देखें तो ऋषभ पंत के आंकड़े अगर आरसीबी के बाद जो आरसीबी की टीम है उनके खिलाफ सबसे बेहतर आंकड़े इनके आईपीएल में होते हैं। सेकंड बेस्ट टीम कोई है इनके लिए तो वो है सीएसके, जिसके खिलाफ ये रन अच्छे खासे बनाते हैं। तो पूरन भी और पंत भी बहुत अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी मार्करम के आंकड़े भी बिलो द एवरेज ही हैं और इवन शहबाज अहमद की भी चेन्नई के खिलाफ 5 मैच केवल 2 विकेटें हैं और बाद में मोहम्मद शमी की भी देखें तो 15 मैच में 14 विकेटें हैं। और बाकी प्रिंस यादव, मयंक यादव तो खेले नहीं, लेकिन बेंच पर से अगर कोई प्लेयर आपको देखना तो एक मोहसिन खान है 2 मैच में 2 विकेटों के साथ, यही यूजफुल होंगे अगर खेलेंगे तो। वरना एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर सेम प्लेइंग 11 खेलती है पिछले मैच वाले ही मयंक यादव को फिर से कंटिन्यू ये लोग करते हैं तो एक डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर मयंक को भी लेके जा सकते हैं। वरना मोहम्मद शमी तो आपके पास एक अनुभवी ऑप्शन है ही, वो आप ध्यान दे सकते हैं और उनको पिक कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आजकल स्लोअर वंस अच्छी कर रहे हैं। और बाकी वेन्यू के नंबर्स देखें तो इस मैदान पर भी मिचेल मार्श 2 मैच में केवल 7 ही रन बना पाए हैं। बाकी पूरन के और पंत के आंकड़े यहां पर भी ठीक ठाक हैं और बाकी मार्करम यहां पर भी नहीं चले हैं, लेकिन शहबाज के नंबर्स यहां पर काफी अच्छे हैं, चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की। हालांकि पहली इनिंग में इनको यहां पर बॉलिंग कभी मिली ही नहीं है, सेकंड इनिंग में ही जब भी इन्होंने यहां पर बॉलिंग करी है 7 के स्ट्राइक रेट से, यानी कि हर 7वीं गेंद पर यहां पर इन्होंने विकेटें निकाली हैं। बाकी दिग्विजय सिंह के यहां पर 1 मैच में कोई विकेट नहीं है, शमी के 6 मैच में 5 विकेटें हैं, मोहसिन के 2 मैच में 2 विकेट है और यहीं पर अवेश खान के आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग है, 5 मैच में 10 विकेट है, जिसका सबसे बड़ा रीजन वही है जो आपको मैंने पिच रिपोर्ट के टाइम पर बताया था, सॉइल कंटेंट और मिडिल ओवर्स में यहां पर मिलने वाली थोड़ी सी ग्रिप जो तेज गेंदबाजों की स्लोअर वंस पर कटर्स पर मिलती है। और ये एक हेड द डेक बॉलर हैं तो इनको यहां से काफी हद तक परचेज वो मिलता भी है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होंगे अगर खेलते हैं तो। ये ओवरऑल हमारा अपना पूरा एनालिसिस था और उन टॉप ऑर्डर के 4 में से जो 3 प्लेयर आपको मैंने सजेस्ट करे थे, तीनों को आप अगर सेफ्टी के तौर पर खेलना चाहते हो तो तीनों को लेकर के जाइए, किसी को ड्रॉप कर दें तो मेरे हिसाब से मिचेल मार्श वो नाम हो सकते हैं जिनका आज एक बुरा मैच जा सकता है। एक लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से भी देखें, क्योंकि लगातार कुछ शानदार पारी उन्होंने खेली हैं और आज वो दिन इनका हो सकता है जो खराब जाए। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो ये जो टीम है लखनऊ की स्पिन के खिलाफ उतना बेहतर खेलती नहीं है, स्पेसिफिकली जो इनके फॉरेन प्लेयर्स हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के खिलाफ, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग के खिलाफ खराब खेलते हैं। सामने की टीम में नूर अहमद हैं, उनके खिलाफ तो इनको दिक्कत होनी ही है, हकील हुसैन तो हैं ही बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी भी इनके खिलाफ काम आती है। और बाकी आइडन मार्करम के भी नंबर्स आपको उसी तरीके के देखने को मिलेंगे जो आपको मैं ऑलरेडी कंक्लूजन के तौर पर बता चुका हूं कि जो इनकी वीकनेसेस हैं खास करके फॉरेन प्लेयर्स की, और बैटिंग में वही लोग डोमिनेट भी करते हैं। तो इस तरह से लखनऊ की टीम को कंप्लीटली समझ लेने के बाद आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे जो दूसरी टीम है चेन्नई की। और चेन्नई की टीम की जब हम बात करते हैं और इनका प्रोबेबल लाइनअप अगर आप देखें 12 प्लेयरों का, जिसमें पिछले वाले मैच में इनको जरूरत पड़ी नहीं थी इंपैक्ट प्लेयर की, शिवम दुबे मोस्ट प्रोबेबली पिछले वाले मैच में आते अगर जरूरत पड़ती तो, बाकी या तो मुकेश चौधरी और या तो कार्तिक शर्मा में से कोई एक रिप्लेस होता है एक दूसरे की जगह पर, या तो शिवम दुबे की जगह पर, यही ओवरऑल इनका कॉम्बिनेशन बनता दिखाई पड़ता है। बाकी बैटिंग ऑर्डर देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या ये लोग कंटिन्यू करेंगे कार्तिक शर्मा को ही नंबर 4 पर खिलाते हुए। अगर ये नंबर 4 पर खेल रहे हैं तब उतनी बेहतर यूटिलिटी डिवाल्ड ब्रेविस की या शिवम दुबे की नहीं रह जाती, स्पेसिफिकली शिवम दुबे की, तब उनके बारे में कंसीडर करने की भी जरूरत है नहीं। वरना इनके पास जो ओवरऑल लाइनअप है उसमें बॉलिंग तो इनके काफी अच्छे काम कर ही रही है रिसेंट टाइम में, और उसके अलावा जो इनका बेंच है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई थी जहां पर अकील हुसैन हो गए, मुकुल चौधरी, यहाँ पर मुकेश चौधरी हो गए बेसिकली, बाकी अंशुल कंबोज हो गए, नूर अहमद हो गए और इवन गुरजपनीत हो गए, ये 3 से 4 ओवर आपको पूरी बॉलिंग करके देंगे। पिछले मैच जेमी वोटन की इनको जरूरत ही नहीं पड़ी थी, केवल एक ही ओवर इन्होंने किया था और उसमें भी 1 विकेट लेकर के गए थे, जबकि हेड द डेक बॉलर के तौर पर जो इनके पास पेस है वो इस पिच पर बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं और इवन इनको आप कप्तान है बस कप्तान भी बना सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हुए करियर के आंकड़े आपको देखने हैं चेन्नई के प्लेयर्स को, तो वो भी देख लीजिए वीडियो को रोक करके इसके लिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए रीसेंट फॉर्म की, तो वो चीज आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये टीम में टोटल 10 मैचेस खेली है लेकिन जीती 5 है। पिछले 2 मैचेस लगातार बैक टू बैक 8 विकेट से जीती है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ रहा था कार्तिक शर्मा का 41 नाबाद और 54 नाबाद की पारी के तौर पर, और बाकी पिछले मैच पर संजू सैमसन ने और सेकंड लास्ट मैच में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने नाबाद पारियां खेल करके कार्तिक शर्मा के साथ मिलकर के 2 ही विकेट गिरने दिया और अपनी टीम को मैच को जिता दिया। लेकिन गायकवाड़ जो पिछले मैच में चले नहीं, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि अच्छे फॉर्म में वापस आ चुके हैं। बाकी उर्विल पटेल ये एक बहुत अच्छे ट्रम्प हो सकते हैं जो कि शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, बड़ी पारी में कन्वर्ट कर नहीं पा रहे। और बाकी कार्तिक शर्मा को उनके जहां पर दूसरे ट्रम्प के ऑप्शन के तौर पर आप लेके जा सकते हैं। हालांकि अभी ये हमको देखना पड़ेगा कि पहली इनिंग की जब बैटिंग आएगी तब चेन्नई की तरफ से कार्तिक शर्मा कैसी परफॉर्मेंसेस करेंगे। बाकी यहां पर तो सिचुएशन ऐसी थी ना कि बहुत आराम से इनको बैटिंग करने की जरूरत थी, बहुत स्ट्राइक रेटिंग को मेंटेन करने की जरूरत थी नहीं, और वो ये कर गए बड़े आराम से। लेकिन देखना पड़ेगा पहली इनिंग की बैटिंग में कितने असरदार ये होते हैं। और बाकी इसी वजह से मैं कहूंगा कि इनको ट्रम्प ऑप्शन के ही तौर पर मैं इनको सजेस्ट करूंगा, वरना आपके पास डेवाल्ड ब्रेविस ज्यादा सेफर ऑप्शन है पहली इनिंग की बैटिंग के लिए, और सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए तो कार्तिक शर्मा रहेंगे ही, जो आपको मैं ऑलरेडी बता भी
भी चुका हूँ। बाकी इन दोनों को ही नहीं ट्राई करना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले पाएँ तो उर्विल पटेल के साथ जा सकते हैं। बाकी शिवम दुबे जैसा आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही, अगर इस नंबर पर ही बैटिंग करने आते हैं तो वो यूटिलिटी तो उनकी रहेगी नहीं, लेकिन उसके अलावा जो इनके पास ऑप्शन है, चाहे वो जेमी वॉटन हो, अंशुल कंबोज हो, नूर अहमद हो, इन तीनों को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं, सीधे आपकी टीम में ये तीनों होने चाहिए। बाकी देखना पड़ेगा कि किस इनिंग की बॉलिंग है, खास करके जो लखनऊ की टीम है, चूंकि वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग उतना अच्छा खेलती नहीं, तो अकील हुसैन तो मेरे हिसाब से बहुत सेफ ऑप्शन होंगे बिना किसी दिक्कत के। वरना मुकेश चौधरी भी आपके पास ऑप्शन है, गुरजपनीत का भी एक ऑप्शन है, या अगर बेंच पर से कोई खेल गया तो वो भी जो ऑप्शन बनेगा वो हमको टॉस के बाद समझना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए अगर मैं आपको क्लियरली कहूं तो ये चारों बॉलर तो आपकी टीम में होने ही चाहिए। स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो, लेकिन वही सेकेंड इनिंग की अगर बॉलिंग है तब वहां पर आप अंशुल कंबोज को ड्रॉप कर सकते हैं और इवन किसी एक एक्स्ट्रा पेसर को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन जेमी वॉटन वो चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो, अकील हुसैन पहली इनिंग की बॉलिंग, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग, और इवन नूर अहमद भी, इन तीनों को मैं ड्रॉप करने के लिए कतई नहीं कहूंगा। और अकील हुसैन को तो इस वजह से भी नहीं कहूंगा ना, क्योंकि शुरुआत में ही बॉलिंग करने आते हैं, ऐसा है नहीं कि मिडिल ओवर्स में आएंगे और वहां तक मैच खत्म हो चुका होगा। तो इस वजह से अकील हुसैन एक मोर देन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिनको आप मिस नहीं कर सकते। और बाकी टॉप ऑर्डर के दोनों बैटर्स और प्लस इन तीनों में से कोई एक बैटर आपको अपनी टीम में लेकर जाना है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन आज के इस मैच की आपकी बनेगी। और आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें यहाँ पर हेड टू हेड के आंकड़ों की, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि लखनऊ के खिलाफ चेन्नई के प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंसेज हैं, जिसमें दोनों टॉप ऑर्डर के बैटर्स का जो ओपनर्स हैं इनके 60 के ऊपर का एवरेज है लखनऊ के खिलाफ। बाकी दोनों खेले नहीं, लेकिन डिवाल्ड ब्रेविस के 3 मैचों केवल 57 रन है। शिवम दुबे के आंकड़े अच्छे जरूर हैं, लेकिन वही बात है, इनका बैटिंग ऑर्डर का इशू रहेगा। नूर अहमद के 4 मैच में 3 विकेट है, अंशुल के भी नंबर्स उतने अच्छे हैं नहीं। ओवरऑल अगर आप देखें तो नंबर्स बहुत अच्छे बॉलर्स के नहीं है, तो वो खेले ही नहीं है, तो एक्सपीरियंस का एक मैटर है। लेकिन जो फॉर्म फिलहाल चल रहा है वो मोर देन इनफ इनको अपने टीम में ले जाने के लिए। बाकी इस मैदान पर नूर अहमद का, अंशुल कंबोज का और इवन मुकेश चौधरी का और यहाँ पर अकील हुसैन के भी आंकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं। जेमी वॉटन के यहीं पर 4 मैच पर 6 विकेटें हैं और बैटर्स के भी नंबर आपके सामने हैं। लेकिन ओवरऑल जो कंक्लूजन था जिस प्लेयर को हमको लेकर के जाना है वो आपको मैं हर कंडीशन में समझा चुका ही हूँ पीछे। और यहाँ पर प्लेयर बैटल के भी आंकड़े अगर आप देखें तो जो ये टीम है ना चेन्नई की, इनके बैटर्स की एक ही दिक्कत है, वो है स्लोअर वंस और कटर्स। और सामने की टीम में ऐसे बॉलर्स हैं, खास करके अवेश खान, जो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं ऐसी टीमों के खिलाफ। और प्रिंस यादव की भी बॉलिंग इस टीम के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। और बाकी जो इंडिविजुअल बॉलर्स के नंबर्स आपके सामने हैं वो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड्रिक नोर के एक्चुअली टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप वो देख सकते हैं कि कोई एक एक्स्ट्रा पेस वाला बॉलर हो जो 145 प्लस की बॉलिंग करता हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इस टीम के खिलाफ, अगर खास करके वो स्लोअर वंस भी कर पाए, जो कि हैं लखनऊ की टीम में आगे। और बाकी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी भी इस टीम के खिलाफ काम आएगी। अवेश खान तो काम आएंगे ही, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर भी काफ़ी यूजफुल होती है इस टीम के खिलाफ। तो काफ़ी हद तक अभी तक की जो कंडीशन है, जो कंसिस्टेंसी है, उसके हिसाब से चेन्नई की टीम ही बेहतर मुझे दिखाई पड़ रही है। लेकिन किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग होगी, कैसा पिच होगा, उस पर लखनऊ का भी चांस तो बनेगा। तो वो तो हमको टॉस के बाद पता चलेगा। तो जो भी पिच होगी उसके बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी और जो मेरी अपनी फाइनल कॉम्बिनेशन बनेगी, फाइनल टीम बनेगी, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिए, ताकि बाकी सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ पाएँ और कंडीशन के हिसाब से आप मल्टीपल अपनी टीम में बना पाएँ। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। चलते हैं, नमस्कार।